नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज गणतंत्र दिवस की संध्या पर एक खबर पड़ोसी मुल्क से। पड़ोसी मुल्क में जहां मोहम्मद यूनुस बैठे थे इस ख्वाब में कि एक दिन वो बिना जनता के द्वारा चुने हुए भी पूरे बांग्लादेश पर तमाम प्रकार के शासन कर पाएंगे, चाहे उन्हें डेमोक्रेटिक तरीके से आप नाम दें या फिर डिक्टेटर तरीके से। जो आदमी चुनकर नहीं आया वो सत्ता में इस तरह बैठा हुआ है कि अपने पद का नाम एडवाइजर जरूर है, लेकिन दुनिया भर के मीटिंग्स में वो बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेटिव बनकर पहुंचता है। सत्ता का यह रूप संभवतः किसी ने ही देखा हो, लेकिन ट्रंप ने देख लिया है। ट्रंप जब इलेक्शंस में उतर रहे थे उस समय भी उन्होंने साफ साफ अपने इरादे दर्शा दिए थे कि वो बांग्लादेश को देख सोचकर क्या सोचते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हिंसा पर क्या सोचते हैं। अब वो उसी क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ते हुए अपने वादे को निभाते हुए निकल पड़े हैं। और इस वादे के साथ साथ जो बड़ी खबर बनती है वो खबर इनकी है कि पड़ोसी मुल्क की भांति, अपने अब्बा की भांति, पाकिस्तान की भांति कहीं इनके हाथ में भी तो कुछ खतरनाक आने वाला नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हेडलाइंस बनती हैं कि अमेरिका ने जो सहायता देनी होती है बांग्लादेश को सालाना या जरूरत पड़ने पर, आज बताएंगे कितनी सहायता अमेरिका इन्हें देता है, वो सहायता ट्रंप ने रोक दी है। और बकायदा इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है। ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ खूब राग अलापा, और इस राग के पीछे जब ये अलाप रहे थे तब डोनाल्ड लू और बाइडन हुआ करते थे। आज अमेरिका ने बकायदा बांग्लादेश के नाम पर एक प्रॉपर लेटर जारी किया है और उसके अंदर USAID यानी यूएस की जो एड है उसके लिए बांग्लादेश के लिए प्रॉपर तरीके से एक लेटर जारी करते हुए लिखा है, इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर। तुरंत प्रभाव से बांग्लादेश के साथ काम रोके जा रहे हैं। और इस टाइटल में जिस प्रकार से कंटेंट मेंशन है वो कंटेंट बताता है कि भविष्य में बांग्लादेश को अभी आने वाले जल्दी के समय में कोई राहत मिलने वाली नहीं है। मैं बात को बहुत आगे तक लेकर जाऊं उससे पहले एक बार आंकड़े भी देख लें जो इसी लिस्ट में है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस यूएस एड प्रोग्राम के तहत दी गई जो धनराशि थी वो इमरजेंसी के अंदर कितनी दी गई और ER यानी कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स के अंदर कितनी दी गई। रेस्पॉन्स के अंदर कोई भी हादसा हुआ, कोई घटना हुई, अगर इन सब तथ्यों को जोड़ लिया जाए, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ डॉलर ये दिया गया था 2023 में। और उतना ही लगभग, क्योंकि ये 9 करोड़ डॉलर के आसपास का अमाउंट फाइनेंशियल ईयर 2024 में दिया गया। ये पूरी घटना जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमारे ही किए हुए अच्छे कार्य भुला दिए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक समय था जब पाकिस्तान ने अपने पूर्वी पाकिस्तान पर जो यातनाएं की थी, हमने उसे आजाद कराते हुए पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाया था। लेकिन बांग्लादेश में जिन शेख मुजीबुर रहमान की बेटी प्रधानमंत्री बनकर राज कर रही थी या फिर जनता के द्वारा निर्वाचित होकर शासन कर रही थी, उन्हें इस उन्मादी भीड़ का शिकार होना पड़ा और उन्होंने भारत आकर के शरण ली थी। इनका भारत आकर शरण लेना और उसके पीछे उस विद्रोही जनता के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को मुखौटा बनाकर बिठा देना जिसकी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं थी, जिसने कोई इलेक्शन नहीं जीता, जिसने किसी सेना का साथ हासिल नहीं किया, तो उसके पीछे का मात्र एक कारण था कि वो कहीं ना कहीं से सपोर्टेड था। चूंकि शेख हसीना भारत थी, इसीलिए बांग्लादेश ने भारत के विरोध में जो भी कुछ कहना था भर भर के कहा। चूंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए बांग्लादेश ने हिंदुओं के साथ जितनी भी प्रकार की यातनाएं करनी थी, मंदिर जलाने थे, उन्हें भर भर के किया। खूब सारी मीडिया न्यूज ने इसे कवर किया। हालांकि तमाम प्रकार की देश की मीडिया ने भी इसे गलत क्लेम किया कि नहीं ये एनिमेटेड तस्वीरें हैं। लेकिन जब दुनिया भर के अखबार और न्यूज इसे कवर करने लगे कि यहां पर किस प्रकार से एट्रोसिटीज हो रही हैं, तब लोग मानना शुरू किए। ये शुरू से लेकर अंत तक मना ही करते रहे कि नहीं, बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके ऊपर हाथ बाइडेन का था। क्योंकि बाइडेन की मंशा बांग्लादेश के अंदर एक पर्टिकुलर आइलैंड जिसका नाम सेंट मार्टिन आइलैंड है, उसे कब्जा कर उसे अमेरिकी आइलैंड बनाने की थी। ऐसे में उन्होंने शेख हसीना से जब उसे मांगा और उन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने अपने आदमी को केवल इस ईगो में
कि तुम्हारी ऐसी कैसी हिम्मत कि हमें मना कर सकते हो, तो इन्होंने इस पपेट को यहां बिठा दिया। लेकिन यह पपेट इन्हीं का बिठाया हुआ था, वो इनके स्नेह से समझ में आ गया था, क्योंकि बाइडेन अपने अंतिम दिनों में अपने कुछ सेंसेस खो चुके थे। वो भटक भटक करके उस तरह के हरकतें करने लगे थे जिससे उनकी वृद्धावस्था पब्लिक होने लगी थी। ऐसे में उनकी ये जो तस्वीरें आई थी, ये होने वाली बंद कैमरे के सामने थी, लेकिन ये पब्लिकली सामने आई थी। ये तस्वीरें वो थी जो साफ साफ दुनिया को मैसेज दे रही थी कि बेटा तुम हमारे ही बिठाए हुए हो। अमेरिकी राष्ट्रपति से इस तरह की तस्वीरें एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन ये जो तस्वीरें थी इन्होंने बहुत कुछ बयान कर दिया था। ये बयान ऐसा था कि ये भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने बकायदा बाइडेन के और उनके मंत्रियों के सामने बताया कि हमारे देश में असली तरह से जनता का मतलब शेख हसीना का शासन उखाड़ फेंकने वाले कोई और नहीं, बल्कि ये युवा छात्र नेता हैं जिन्होंने छात्र शक्ति के दम पर सब कुछ कर दिया है। कोई बात नहीं, इस पूरी घटना को ट्रंप उस समय अपोजिशन में बैठकर देख रहे थे। जैसा मैंने आपसे कहा है, जियोपॉलिटिक्स में अगर कोई किसी पार्टी का साथी है तो कोई किसी पार्टी का विरोधी होगा। या तो आप मध्यम मार्ग मानकर गुटनिरपेक्ष तरीके से चलते रहें, और यदि किसी कंट्री में आपकी पार्टी का किसी प्रकार का कोई भी अलाई है तो फिर हो सकता है कि वो दूसरी पार्टी के साथ रिश्ते बदले। और आजकल आप लोग जियोपॉलिटिकली अपने नजदीकी देशों में देखकर ये चीजें समझने भी लगे हैं। फिर चाहे पड़ोसी मालदीव्स का मामला हो, श्रीलंका का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, नेपाल का मामला हो, यहां कौन सी पार्टी शासन में आती हैं उसी आधार पर पड़ोसियों से अब संबंध डिसाइड होते हैं। ट्रंप इस बात को बहुत बखूबी देख रहे थे। उन्होंने इलेक्शन के आखिरी दिन, जिस दिन वोटिंग होनी थी, उससे एक दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर साफ लिखा, अपने ही ट्रुथ पर साफ लिखा कि भाई मैं हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस हिंसा के सख्त खिलाफ हूं। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जो बारबरिक वायलेंस हो रही है अगेंस्ट हिंदू, Christians and other minorities who are getting attacked and looted by mob in Bangladesh, which remains in total state of chaos। ये जो लाइन इन्होंने लिखी, इससे भारत की भी एक लेफ्ट लिबरल मीडिया को बड़ा तमाचा मिला, क्योंकि वो बड़े ही डिनायल मोड में थे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब ये खबर इस तरह से बाहर आई कि ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, तो वो अपने देश में हिंदू वोट्स को या फिर वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए ऐसा कर रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन जियोपॉलिटिकली उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि मैं इस मसले को इलेक्ट होने के बाद कैसे देखूंगा। इलेक्शन से मात्र 5 दिन पहले इस तरह का ट्वीट बहुत ज्यादा तरीके से मायने रख रहा था। इरादे साफ हो चुके थे, इनकी चिंताएं भी बढ़ना साफ हो चुकी थी। इनकी चिंता में पीछे पीछे चले शहबाज शरीफ आ रहे थे, जो इन्हें दिखा रहे थे कि डरो मत, बाइडेन की सत्ता वापस आ रही है, क्योंकि प्री पोल्स बताते हैं कि ट्रंप जीतने वाले नहीं हैं। खैर, इन्होंने प्रॉपर तरीके से जितनी प्रकार की एट्रोसिटीज हिंदुओं के खिलाफ हो सकती थी, पाकिस्तान की आईएसआई ने भड़का भड़का कर की। यह खबर तो वो है जो अल जजीरा जैसे अखबारों में कवर हुई, जहां लिखा गया कि अवर लाइफ डोंट मैटर। ऐसा बांग्लादेशी हिंदुओं के बयान अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छपने लगे। जब ये मीडिया में छपने लगे और ऐसे ही ट्रंप जीत कर आ गए। ट्रंप का जीतना हुआ और जीतते ही शेख हसीना का उन्हें लेटर भेजना हुआ। यह समझाने में बहुत आसान था कि शेख हसीना किस तरह से ट्रंप के साथ अपने पुराने समय को याद करती हैं, जियोपॉलिटिकल रिलेशंस में किस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस साझा करती हैं। शेख हसीना थी भले ही भारत, लेकिन भारत इसी समय के इंतजार में था कि अमेरिका का सत्ता परिवर्तन हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता है, और वो हुआ भी। ट्रंप के चुनाव जीतते ही बांग्लादेशी आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी द्वारा शेख हसीना के बिहाफ पर 6 नवंबर को एक पत्र जारी किया जाता है, और उस पत्र के अंदर लिखा जाता है कि शेख हसीना अपने पुराने समय को याद करती हैं, जब आपके साथ मीटिंग हुआ करती थी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब मीटिंग हुआ करती थी, और वो उम्मीद करती हैं कि अब की जब उनका सेकंड प्रेसिडेंसी होगा तो बायलैटरल रिलेशन बिटवीन फ्रेंडली कंट्रीज ऑफ बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वुड बी फर्दर स्ट्रेंथन। इन्होंने अपनी तरफ से एक उम्मीद भरा पत्र इन्हें वापस लिखा, ये याद दिलाने के लिए कि याद है ना कि आप ही के विश्वस्त थे हम। ये पत्र इन्होंने दोबारा भेजा, और इस पत्र को भेजने में जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी वो सारी उन घटनाओं ने थी जो ये सिद्ध करती थी कि बाइडेन बांग्लादेश को बिगाड़ रहे हैं। हमने इस विषय पर काफी सारे सत्र आपके सामने किए हैं, आपको संभवतया याद होंगे। अब ट्रंप का शपथ ग्रहण होता है। शपथ ग्रहण में हमारे विदेश मंत्री
पहुंचते हैं। विदेश मंत्री पहुंचते हैं और यहां पर जो एफबीआई के चीफ हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं। एफबीआई डायरेक्टर जिनका नाम काश पटेल है, उनसे जयशंकर साहब की मीटिंग होती है। पैरेलली इसी समय पर विदेश मंत्री जो अब नियुक्त किए गए हैं अमेरिका में, उनसे जयशंकर साहब की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में 22 जनवरी की ये तस्वीरें जयशंकर साहब के हैंडल पर आती हैं और इसी दौरान पत्रकार उनसे पूछते हैं कि सर क्या बातें हुई। जब पत्रकार वॉशिंगटन डीसी में ही हुई इस मीटिंग में पूछते हैं, तब जयशंकर साहब साफ साफ कहते हैं कि हां, हमारे और उनके बीच बांग्लादेश को लेकर चर्चा हुई है। यह बहुत मायना रखता है कि भारत एज ए बिग ब्रदर किस तरह से अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए वहां पर बात कर रहा था। पहली ही बात में, पहली ही मीटिंग में इस बात का रखना, भारत का अपने पड़ोस में शांति स्थापित रखना और ग्लोबल हेजिमोनी इंडियन ओशन में क्रिएट करके रखना, यह अपने आप में इरादे दर्शाता है। आप इस मैसेज को सुन सकते हैं, तो मैं फिर से सुनाता हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन, यस वी हैड ए ब्रीफ डिस्कशन ऑन बांग्लादेश। ये जो लाइन जयशंकर साहब ने बोली, ये लाइन 23 जनवरी की है। मतलब ये साफ है कि भारत ने अपनी तरफ से बांग्लादेश का विषय वर्तमान सरकार के सामने रखा। ट्रंप ने शपथ ली थी तो निश्चित ही एक्शंस भी होने थे। एक्शंस के अंदर ट्रंप ने इमीडिएट ऑर्डर, जहां पर एक तरफ डब्ल्यूएचओ को फंड देने से रोकने और डब्ल्यूएचओ से खुद को बाहर निकालने का दिया, उसके तुरंत बाद उन्होंने अमेरिकी विदेशी सहायता रोकने का आदेश दे दिया। और यह विदेशी सहायता रोकने का आदेश पहले तो पब्लिकली दिया गया था, जिसमें दुनिया भर के तमाम देशों के नाम थे, लेकिन जो कल शाम को आदेश आया, जिसे आज इंडियन मीडिया ने छापा, उसमें बांग्लादेश को पर्टिकुलरली फोकस करके लिखा गया, जिसका उद्देश्य इतना था कि यह भारत में चर्चा का विषय बने, और वो विषय बना भी। ट्रंप के द्वारा मोहम्मद यूनुस को दी जाने वाली यही मदद यानी कि यूएस एड रोक दी गई है। असल में यह ट्रंप नहीं, बकायदा अमेरिका के द्वारा दी जाने वाली मदद होती है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा इस मदद में होता क्या है और यह क्यों दी जाती है, क्या यह सालाना दी जाती है? तो चलिए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट के नाम पर अमेरिका एक फंड देता है। यह वो फंड है जिससे कि अमेरिका दुनिया भर में अपने समर्थन में देशों को खड़ा करता है, और डेमोक्रेसी की स्थापना के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर यह फंडिंग किया करता है। यूएस एड सालाना जारी की जाने वाली फंड है, जो कि अमेरिकी संसद के द्वारा अलोकेट की जाती है। अभी भारत का भी बजट आने वाला है। आपने अगर बजट पहले भी देखा हो तो आपको याद होगा कि बजट में भारत भी अपने पड़ोसी देशों के लिए कुछ ना कुछ बजट अनाउंस करता है। लगभग 1000 से 2000 करोड़ के आसपास का बजट हम भूटान के लिए देते हैं, हम अफगानिस्तान के लिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, अपने पड़ोसी देशों के लिए जरूर अपने बजट में से फंड निकालते हैं। ऐसे ही अमेरिका दुनिया भर के देशों में अपने पक्ष में माहौल बनाए रखने के लिए यूएस एड देता है। ये यूएस एड का जो असल मकसद है वो कहने के लिए दुनिया में डेवलपमेंटल काम बढ़ावा देने के लिए, या लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, या गरीबी मिटाने के लिए है। वास्तविकता का जो असल उद्देश्य है वो अमेरिका के पक्ष में लोग खड़े करना है कि ये हमसे सहायता प्राप्त करते रहो और चलते रहना। ये यूएस एड की वेबसाइट है, जिसमें कुछ इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दुनिया को देते हैं, जिनका उद्देश्य एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट, एजुकेशन, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, गवर्नेंस, ये सब करना होता है। इसके माध्यम से सरकारें, एनजीओस, प्राइवेट सेक्टर और लोकल समुदाय के साथ मिलकर काम किया जाता है। जब आप यहां जाकर के वेयर वी वर्क पे जाकर यूएस एड की वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको यहीं पर ही बांग्लादेश दिखाई दे जाएगा। इस बांग्लादेश के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो बांग्लादेश के किन किन सेक्टर्स में काम होता है यह भी दिखेगा, लेकिन यह भी दिखेगा कि ये यूएस एड एशिया के बहुत से देशों को दी जाती है। एशिया की सर्वाधिक जो यूएस एड है वो बांग्लादेश को दी जाती है। यूएस इस तरह की एड भारत को भी देता है, जैसे जापान भारत को जायका के तहत एड देता है, क्योंकि दुनिया में क्लाइमेट को लेकर के भारत यही मांगता आया है कि अगर कार्बन उत्सर्जन को लिमिट करना है तो आप विकसित राष्ट्रों को सहायता देनी होगी। तो ऐसे यहां पर भी यूएस एड बांग्लादेश को इतने सारे मदों के तहत दी जाती है, लेकिन ये एशिया की लार्जेस्ट एड दी जाती है। यहां पर मेंशन है लार्जेस्ट यूएस एड डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम इन वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर सर्वाधिक दिया जाता है तो वो बांग्लादेश को है। ये लाइन इन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंशन की हुई है।
ये वो पैसा है जिससे इन्हें लगता था कि बिना कुछ किए भी आराम से रहा जा सकता है। लेकिन आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि इस समय बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि जब कोई सरकार चुनी हुई नहीं है तो उसका कोई विजन नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई विजन है, केवल सत्ता बनाए रखने के लिए केवल एक कार्यवाहक सरकार है। इसी कारण से बांग्लादेश को अभी सितंबर में जब यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ तो इन्होंने कहा कि हमें $5 बिलियन की आवश्यकता है। तब ट्रंप नहीं आए हुए थे, तो इन्हें लगा कि इनकी सत्ता बनी है, यानी कि सत्ता परिवर्तन होकर के ये बैठे हैं, तो अमेरिका इनकी सहायता करेगा। तो ऐसे में पिछले सितंबर में, यानी कि जिस समय ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था, डोनाल्ड लू ही सब उल्टा पलटी कर रहे थे बाइडेन के कहने पर, तब इन भाई साहब से मिलने के लिए यूएस डेलीगेशन आया था। ये वो तस्वीरें हैं 15 सितंबर की। क्रोनोलॉजी समझिए, ब्लूमबर्ग की हेडलाइन है सितंबर 11 की, जब इन्होंने कहा कि हमें $5 बिलियन चाहिए देश चलाने के लिए। तो इनसे मिलने यूएस डेलीगेशन पहुंचता है और पहुंच करके अश्योर करता है कि चिंता मत करिए, हम आपको सपोर्ट देंगे। ये वो तस्वीरें हैं 15 सितंबर की, जहां पर कि ये तस्वीर निकल कर आती है। कहा जाता है कि चिंता मत करिए, हम आपको अमेरिका की तरफ से पैसे देंगे। ये यूएस की तरफ से, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा हुआ है। ये रिप्रेजेंटेटिव इनसे बात कर रहा है। बगल में देखिए उस व्यक्ति को जिसने ये सारा खेला रचा है। यही वो डोनाल्ड लू है जिसने इमरान खान को जेल पहुंचाया। यही वो है जिसने शेख हसीना को हटवाया। ये पूरा की पूरा बाइडेन के काल में जिस तरह का काम किया वो इस व्यक्ति ने किया था। यही व्यक्ति इनके साथ बैठा दिखाई दिया कि चिंता मत करो, पैसा देंगे। और इसी की क्रिएटिविटी के चलते शेख हसीना का निकलना तय हुआ, क्योंकि ये बदले में सेंट मार्टिन आइलैंड मांग रहा था। अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से $202 मिलियन इमीडिएटली यूएस एड में घोषित कर दिए। यह सितंबर 15, 2024 की कटिंग है। इसके साथ साथ 5 बिलियन की मांग और 202 ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। परिणाम निकला कि इनकी ग्रोथ घटने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। इनके साथ साथ इनके पास विदेशों को पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं बचा। परिणाम स्वरूप बिजली का संकट पैदा होने लगा। भारत को जो पैसा देना था इन्हें बिजली के बदले, वो भी इनके पास नहीं बचा। इस बीच में आज के जो ताजा अपडेट्स हैं उनमें खबर निकल कर आ रही है कि यहां पे जो इनके एडवाइजर्स की ही कमेटी में बैठे हुए एक फॉरेन एडवाइजर है तौहिद इस समय चाइना की यात्रा पर गए हुए हैं, ताकि चाइना उन्हें सस्ते दाम पर लोन दे सके, या जो लोन चल रहे हैं उनका इंटरेस्ट घटा सके। क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश निकला पाकिस्तान से ही है, तो मांगने में और कटोरा पकड़ने में अच्छा है। ऐसे में ये लोन के इंटरेस्ट रेट घटवाने के लिए यात्रा पर निकले हुए हैं। परिणाम स्वरूप आप ये कह सकते हैं कि आज के हालात बांग्लादेश के अकल्पनीय होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ लोन चुकाने के लिए धन का अभाव है, दूसरी तरफ जॉब का क्राइसिस बनता जा रहा है। और क्राइसिस में ट्रंप का इस तरह सोने पे सुहागा कर देना इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। मैं आपको याद दिलाऊं, ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को एक लाइन कही थी कि मैं टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ से मतलब अगर आप मेरे यहां माल बेचते हैं तो मैं आपके ऊपर प्रतिबंध के रूप में, प्रतिबंध तो नहीं, या तो आप अमेरिकी सामान अपने देश में आने दें या फिर मैं अपने यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाऊंगा। बांग्लादेश का 95% जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, वो अमेरिका को दिए जाते हैं। 95% जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है यूएस को, वो रेडीमेड गारमेंट्स का होता है। ऐसे में अगर बांग्लादेश को इंपोर्ट ड्यूटीज जो देनी है अगर वो बढ़ जाती हैं तो इनका ये व्यापार भी प्रभावित हो जाएगा। यानी ट्रंप आना बांग्लादेश के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। यही कारण है कि इन्होंने इस तरह से ये एक्शन लिया। मैं आपको याद दिला दूं कि अमेरिकी ट्रंप ने जब सत्ता संभाली उस समय एक बात और कही कि मैं किसी भी देश की मदद इस तरह से नहीं करूंगा जैसे करते आ रहे हैं। इसलिए 90 दिनों का इमीडिएट हॉल्ट लगा दिया था, जिसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऊपर भी चिंताएं आना लाजमी था। क्योंकि न्यूज एजेंसीज की एक खबर बाहर निकलकर आई थी कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इमीडिएट जितने भी प्रकार के अन्य देश हैं, ये 2 दिन पहले की खबर है, उन सब के ऊपर रोक लगा दी थी। हमने उस पर सेशन नहीं किया था क्योंकि यूक्रेन को लेकर स्पष्टतया नाम नहीं लिखा हुआ था। अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी यूक्रेन को इतना पैसा दिया हुआ है कि वो 90 दिनों तक कोई असर नहीं डालेगा। हालांकि मिस्र को और इजराइल को दिया जाने वाला ट्रंप ने सहायता अभी भी नहीं रोकी है। इसलिए देखना होगा आगे आने वाले समय पर यूक्रेन का क्या होगा, इसको दी जाने वाली असिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन यह तय है कि अमेरिका ने अब तक जो सबसे ज्यादा मदद दी है उसमें यूक्रेन है, और अगर 90 दिन का हॉल्ट यूक्रेन की मदद में लगता है तो यह यूक्रेन के लिए भी एक बड़ा सेटबैक होगा। खैर, आने वाले समय में हमारी फिलहाल चिंता इन्हीं से जुड़ी है कि इनका क्या होगा, और साथ ही साथ क्या शेख हसीना की वापसी होगी
क्योंकि अल्टीमेटली शेख हसीना ट्रंप के साथ जिस तरह से अपने व्यवहार रखती आई हैं, क्या पता भारत का साथ देने से और भारत के द्वारा इस मुद्दे के उठाए जाने से बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली होगी, सीमा संबंधी भारत के मसले हल होंगे। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय फिलहाल जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। अभी के लिए इतना ही, और फिर से वही कि आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कंटेंट उपलब्ध हैं हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के कोर्सेज उपलब्ध हैं बातें बाजार की पर, आप उन्हें जाकर के एनरोल करें। बातें बाजार की से आपको बहुत सारा स्टॉक मार्केट का बिगिनर नॉलेज, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग के, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग के, डिलीवरी ट्रेड्स के, इन सभी की नॉलेज आपको यहां से मिल सकती है। आप जाकर इसे जरूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।